हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीमा स्टडी 88 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था, इसकी क्या विशेषताएं थीं और इसको क्यों लाया गया था, इसमें कौन कौन से संशोधन होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि पहले कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था। कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में केवल उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। अब आगे हम क्या देखते हैं कि क्रमिक रूप से 1919 में इस अधिनियम को लागू किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों के लिए एक योजना तैयार की, एक खाका तैयार किया या एक रूपरेखा तैयार की, और उस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 जो बना था, लेकिन वह असली तत्व में 1921 में वो आया था। यानी कि ये प्रभावी कब से हुआ था? 1921 में ये प्रभावी हुआ था, लेकिन लागू कब किया गया था? 1919 में इसको लागू किया गया था। जिस समय इस अधिनियम को लागू किया गया था, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे, और भारत का सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू था, और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। अब इन दोनों ने क्या किया कि एक योजना तैयार की थी, और वो योजना तैयार की थी, वो संवैधानिक सुधारों की योजना एक तैयार की थी। ठीक है, अब इसकी हम विशेषताओं को हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या संशोधन हुए थे और इसकी क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। यानी कि इस अधिनियम के तहत महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें अब क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। अब दूसरी विशेषता क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू किया गया था। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था? तो आएगा अधिनियम 1919 के तहत आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 1919 दे देगा, 1935 दे देगा, 1947 दे देगा, लेकिन आपको राइट आंसर क्या लगाना है कि अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। अब जो 8 प्रांत थे वो कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, ये 8 प्रांत थे। तो कभी कभी इनमें पूछ लेगा कि इन प्रांतों के नाम दे देगा, पहले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कोई और नाम दे देगा, सी ऑप्शन में कोई और नाम दे देगा, चौथे में कोई और दे देगा, लेकिन आपको राइट क्या लगाना है? जो इनमें ये 8 प्रांत दिए गए हैं, लेकिन हम लगा जब ही सकते हैं जब हमको याद हो। अब अगली विशेषता क्या थी कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसको माना जाता है? तो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। अब प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब ये भी क्वेश्चन बनेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को किस अधिनियम के तहत माना जाता है, या इनको कब माना गया था? अब अगली विशेषता है कि प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी किस अधिनियम के तहत किए गए थे? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में क्या किया गया था कि अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसमें ऑप्शन बनेगा कि प्रांतीय सरकारों को अधिकार प्रदान किए गए थे। पहला ऑप्शन कम, दूसरा अधिक, तीसरा कम और अधिक, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिक प्रदान किए गए थे। अब क्या था कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। अब हस्तांतरित विषय पर डायरेक्ट गवर्नर का शासन था, और वो अपने कार्य के लिए मंत्रियों की सहायता लेता था, जो कि विधान परिषद के उत्तरदायी था। यानी कि क्या था कि ये विधान परिषद के उत्तरदायी था। और आरक्षित विषय पर भी गवर्नर का शासन था, लेकिन यह कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था, लेकिन ये विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं था। यानी आरक्षित विषय जो थे ये विधान परिषद के उत्तरदायी था, गवर्नर जो था विधान परिषद के उत्तरदायी था, और आरक्षित विषय में क्या था कि ये गवर्नर जो था विधान परिषद के उत्तरदायी नहीं था। यानी कि इस पर हस्तांतरित विषय पर ये डायरेक्ट वे में शासन कर रहा है, और आरक्षित विषय पर ये इनडायरेक्ट वे में शासन कर रहा है, लेकिन कर गवर्न नहीं रहा है दोनों पर। अब अगली विशेषता क्या आती है? केंद्र में द्वै सदनात्मक विधायिका को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहले इनके नाम क्या थे? राज्य परिषद और केंद्रीय विधायिका, लेकिन अब वर्तमान में इनके नाम क्या है? राज्यसभा और लोकसभा के नाम से इनको जाना जाता है। अब इसमें अगली विशेषता थी कि इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता था कि ये निर्वाचन डायरेक्ट जनता द्वारा होता था, यानी जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनती थी। तो पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई थी।
अब इसमें अगली विशेषता क्या थी कि वायसराय की कार्यकारिणी में 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीयों का होना आवश्यक कर दिया था। यानी जो वायसराय की कार्यकारिणी होती थी उसमें 6 सदस्य होते थे, उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को, यानी 3 सदस्य भारतीयों का होना उसने आवश्यक कर दिया था। यानी 3 उसमें तो हो गए ब्रिटेन के, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि हो गए, और 3 किसके हो गए, भारत के हो गए। तो इस तरीके से 6 सदस्यों की उसमें 6 सदस्यों की वो कार्यकारिणी थी। अगली विशेषता थी कि सांप्रदायिक सिद्धांत के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब इसमें क्या था कि पहले तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी क्योंकि उसकी उनकी मांग की थी। ठीक है, अब सांप्रदायिक सिद्धांत के आधार पर सिखों को भी और भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को भी क्या पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर भी दी थी। यानी इसका मतलब ये था कि सिखों का अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है तो उनको केवल सिख ही लोग उनको वोटिंग कर सकते हैं, और भारतीय ईसाइयों को इनकी भी अलग कर दी थी, आंग्ल भारतीय की, यूरोपियों की, इनकी सबकी अलग अलग कर दी थी। जिससे क्या होता है कि सांप्रदायिक सिद्धांत का या सांप्रदायिकता का विस्तार होता है। अब अगली विशेषता क्या थी कि संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिए गए थे। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति उस समय जिसके पास संपत्ति होती थी, थोड़ा सा ठीक ठाक होता था और थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता था, तो उन लोगों को सीमित संख्या में मताधिकार प्रदान किए गए थे। यानी कि मताधिकार केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास उनकी कंडीशन ठीक है, वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, केवल उन लोगों को ही मताधिकार करने का अधिकार था। अगली विशेषता क्या थी, अब इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे कि संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिए गए थे, किस अधिनियम के तहत दिए गए थे, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिए गए थे। इसकी अगली विशेषता है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यानी कि इस अधिनियम के तहत, अधिनियम 1919 के तहत एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग का गठन 1926 में किया गया था। और किस आयोग ने किया था, ली कमीशन, यानी ली आयोग ने इस आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें से थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं हम कि सिविल सेवकों की जो आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन 1926 में किया गया था, इस आयोग के अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव राष्ट्रपति करता है, और जो उसके और सदस्य होते हैं उसका भी चुनाव राष्ट्रपति करता है। और राज्य में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसमें जो एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं, उनका चुनाव राज्यपाल करता है। यानी राज्य में राज्यपाल करेगा और केंद्र में राष्ट्रपति करेगा। अब तीसरी बात ये थी इसमें कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो होता है, और उसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उन दोनों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति करता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति केवल राज्यपाल करता है। अब इसमें अगली विशेषता क्या थी कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, और राज्यों को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया था। यानी कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, और इसमें क्या था कि राज्य चाहे तो अपना बजट स्वयं बना सकती है, या उसको स्वयं बनाने को अधिकृत कर दिया था। अगली विशेषता थी, अब इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया था, किस अधिनियम के तहत किया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया था। अब इसमें क्या होता है कि अगली विशेषता थी कि भारत सचिव को ये भी अधिकार था, यानी कि उस समय जो भारत का सचिव था मोंटेग्यू, उसको ये भी अधिकार था कि वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करे, या वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन वर्तमान में कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति वर्तमान में राष्ट्रपति करता है, और इसका कार्यकाल 6 साल होता है। इसका कार्यकाल 6 साल होता है, तो राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल्स 148 के तहत करता है। तो एक जो सचिव का जो पद था उस समय एक पावरफुल पद था, उस समय क्या था, एक पावरफुल पद था, तो उसको ही अधिकार था कि वह महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है या करे। तो अब क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति सचिव किस अधिनियम के तहत करता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 या अधिनियम 1919 के तहत ये करता है। अगली विशेषता थी कि वायसराय को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान थी इसमें। तो उस समय क्या था कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो भारत का वायसराय था
और भारत का वाइसराय बोले तो जेम्स फोर्ड था। इसको क्या था कि भारत में आपातकाल की स्थिति में यह अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश क्या, जैसे आंतरिक विद्रोह होता है या बाह्य आक्रमण होता है, तो उस स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में ये वाइसराय अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति को ये 3 शक्तियाँ प्रदान हैं। राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल। तो इन तीनों में वर्तमान में राष्ट्रपति लागू करता है, और पहले कौन करता था, वायसराय को ये शक्तियाँ प्रदान थी, और अब ये तीनों शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान हैं। अब आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति वर्तमान में आर्टिकल्स 352 के तहत ये राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा कर सकता है या अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएँ थी, कुछ फैक्ट्स थे। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में बनेंगे, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, और इसके आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1935 का अधिनियम क्या था, और ये किस तरीके से एक मील का पत्थर साबित हुआ था, और ये किस तरीके से एक लंबा दस्तावेज था, इसमें कितनी धाराएँ थी। तो इन सब की बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। जय हिंद।